नमस्कार दोस्तों आज के इस खास वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, जीएसटी इंस्पेक्टर मुंबई। दोस्तों हम लोग एपिसोड जो स्टार्ट किए हैं वो है सक्सेस स्टोरी का। और सक्सेस स्टोरी में अभी तक हम लोगों ने दो लोगों का इंटरव्यू लिया है, जो एक पटना से बिहार के रहने वाले और दूसरा जो है वो झुमरी तलैया झारखंड की रहने वाली श्रेया सिंह, और पटना जिला से जो है विक्की जी का हम लोगों ने इंटरव्यू लिया है। आज हम लोग जो इंटरव्यू लिए हैं, आज जिनसे हम लोग आपको मिलाने जा रहे हैं वो हैं प्रभाकर कुमार। जी हाँ, उनका नाम है प्रभाकर कुमार और वो मधुबनी बिहार के रहने वाले हैं। एक किसान का लड़का, एक किसान मतलब पापा उनके खेती गृहस्थी करते हैं और चार भाई बहनों में वो सबसे छोटे हैं। और कहते हैं कि 10th की जो पढ़ाई है वो गांव से ही किया उन्होंने, फिर 12th और ग्रेजुएशन जो है वो यहाँ पटना आके किया है। और क्या सब उनको इस सफलता में जो साथ दिया, इस सफलता में उनको क्या क्या दिक्कतें आई, इन तमाम तरह की बातों पर वो चर्चा करेंगे। तो चलते हैं सीधा हम लोग प्रभाकर जी के पास और जानते हैं उनका सक्सेस स्टोरी। प्रभाकर जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है और आपको तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से, आगाज योर जर्नी की तरफ से। कैसा लग रहा है ये सफलता पाने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब रिजल्ट आया था उस समय कहाँ पर थे आप? घर में थे या कहाँ पर थे जब फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में आया था? जहाँ पे तैयारी कर रहे थे वहीं पटना में ही उस समय थे। पटना में ही थे? जी सर, सो रहे थे। अच्छा, सो रहे थे उस समय। और जब कोई लड़का बताया तो उठे, देखे अच्छा रिजल्ट आ गया है, बहुत खुशी हुआ। अच्छा, मतलब आप गहरी निंद्रा में सो रहे थे और उसी समय खुशखबरी आपके जो है कदम पे आ गई थी। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। जो व्यूअर हैं, जो एस्पिरेंट हैं, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं सरकारी नौकरी की, उनके लिए सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए अपने बारे में। मेरा नाम प्रभाकर कुमार है, बिहार से बिलोंग करता, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। और पहले तो मैं बैंकिंग का तैयारी करने के लिए पटना गया था। उस समय एज नहीं हुआ था, क्योंकि बैंकिंग में 20-21 से स्टार्ट होता है। एसएससी में तो 18 साल से स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही देखने के लिए फॉर्म भरे थे एसएससी के लिए। तो उसमें जब क्वालिफाई हो गया रिटन एसएससी स्टेनो का, तो सर के पास गए स्टेनोग्राफी सीखने के लिए। तो वो बोले कि हाँ सीख जाओगे, 2-3 महीना लगता है बेसिक सीखने में, सीख जाओगे। तो सोचा सीख जाऊंगा तो अच्छा इसी साल हो जाए तो सही रहेगा। तो सीखना स्टार्ट किया और फिर स्किल का टाइम आ गया। 6-7 महीना बाद तो स्किल हो जाता है। वैसे उस साल थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, 1 साल लग गया। तो फिर भी स्किल उस लेवल का नहीं हो पाया था मेरा, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी, जैसे बैंकिंग का भी और एसएससी का भी साथ में लेने पे अच्छा नहीं हो पाता। अगर फिर स्टेनो में ही एक ही जगह लगे रहते तब तो हो जाता है। तो यही हुआ, उस साल स्किल क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो फिर सेकेंड बार में दिया और उसमें क्वालिफाई किया। ओके, आपका बेसिक जो क्वालिफिकेशन है जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कहाँ से किया था आपने और कौन से साल में किया? मैट्रिक तो गांव से ही किया 2012 ईस्वी में। और फिर इंटर किया 2014 में। 2017 में ग्रेजुएशन किया, वो पटना से किया। तो पटना से ग्रेजुएशन करने के बाद कंपटीशन फील्ड में कूदा और उसके बाद स्टार्ट किया अपना जर्नी ग्रेजुएशन में। सरकारी नौकरी के लिए। आपका सब्जेक्ट क्या के था? लिए तो यही जी ग्रेजुएशन में जूलॉजी ऑनर्स था, क्योंकि बायोलॉजी था ना इंटर में। तो सोचा जूलॉजी ले लेता हूँ, इसमें नहीं भी पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे गेस्ट पेपर पढ़ के। और कोई ट्यूशन व्यूशन तो नहीं लिया था वैसे ग्रेजुएशन के लिए। ओके, जूलॉजी ऑनर्स था आपका ग्रेजुएशन में और पीसीबी था आपका 12th में, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, राइट? जी सर। जी ओके, तो मैथ्स वाला एग्जाम आप दे रहे थे ऑलरेडी, मतलब बैंक पीओ भी देते थे और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल भी आप दे रहे थे, दोनों दे रहे थे? बैंक पीओ में उस समय एज नहीं हुआ था, तो एसएससी का ऐसे ही ट्राई करने के लिए दिया था। और रिटर्न जब क्वालिफाई कर गए ना, तो उसके बाद स्किल का तैयारी करने लगे। और स्किल में क्वालिफाई करने के बाद फिर बैंक का तैयारी फिर नहीं कर पाए, नहीं की। ओके ओके। और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल दिए हो गया एसएससी का। जी सर, दिए हुए थे। उसमें ऐसे भी लिखा हो इस बार 2018 वाली।
2019 वाले ऐसे भी लिखा हूँ, लेकिन उसमें मैथ मेरा वीक होने के कारण स्टेनो चूज कर लिया था। ओके दोस्तों, एक चीज प्रभाकर जी ने जो बताया है उस पर गौर रखिएगा कि ये बोल रहे हैं कि मैथ मेरा वीक होने के कारण जो है मैं स्टेनो पर फोकस कर रहा था। तो अगर आपका भी, आप समूह में से बहुत लोग पूछते हैं कि सर मेरा मैथ वीक है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो आपके लिए एक मैसेज है कि अगर मैथ वीक है तो स्टेनो का एग्जाम जो है उसमें मैथ्स नहीं पूछता है। तो मैथ्स नहीं पूछता है तो बाकी जो सेक्शन है उसको आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, तो आप भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं बिना मैथ्स को जाने या बिना मैथ्स को स्ट्रॉन्ग किए हुए। जी प्रभाकर जी, थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न के बारे में बताइए कि क्या क्या पूछता है इस एग्जाम में स्टेनो का। असिस्टेंट स्टेनोग्राफर का पैटर्न है 100 नंबर इंग्लिश, 50 नंबर जीके/जीएस और 50 नंबर रीजनिंग। तो इंग्लिश इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, तो उसको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग अगर कर लिया जाए तो रीजनिंग में लगभग स्टूडेंट से 35 प्लस तो कोई भी ले आता है। और चूंकि रीजनिंग का लेवल पिछले साल से थोड़ा सा हाई हुआ है, तो रीजनिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और जीके/जीएस से अगर अच्छा से ध्यान दिया जाए तो 30 के आसपास आ ही सकता है। ओके, मतलब मैंने इसमें जो इंग्लिश जो स्ट्रॉन्ग कर लेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब जो 50% वेटेज हो गया इंग्लिश का, फिर हो गया रीजनिंग और फिर हो गया जी सर। जीके/जीएस, ये जी 3 सेक्शन हो गया, राइट? यस सर। जी। तो जी सबसे सर। पहले आपका जो स्ट्रेटजी है यस सर। इंग्लिश को लेके, क्योंकि आप चूंकि गांव से आपने हरलाखी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हरलाखी मधुबनी के रहने वाले हैं। दोस्तों हरलाखी मधुबनी जी सर। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी। वहां पर एक गांव है हरलाखी जहाँ के प्रभाकर जी रहने वाले हैं, और इनका जो 10th हुआ है जी वो सर। गांव से ही हुआ है। तो ऑब्वियस है हिंदी मीडियम से ही हुआ होगा, और 12th के बाद से इंग्लिश मीडियम इन्होंने स्टार्ट किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभाकर जी आपके लिए कि इंग्लिश के लिए क्या किया आपने, क्योंकि इंग्लिश तो यहाँ पर 50% वेटेज रखता है। यस सर, इंग्लिश के लिए ऑफलाइन क्लास लिया था, रमेश शर्मा सर है पटना में। जी। तो वहाँ से इंग्लिश स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे होते गया, और असाइनमेंट उनका जो आता था वो बनाते गए, और धीरे धीरे उनका असाइनमेंट भी जो क्वेश्चन से होता था वो भी करते थे। इससे इंग्लिश मेरा सही होने लगा। ओके ओके, और कोई बुक्स वगैरह अभी पढ़े थे? बुक्स वगैरह तो नहीं, सर का सेट ही काफी था। उसके बाद तो मैं वो स्टेनोग्राफर का जो सेट होता है किरण पब्लिकेशन का, वो बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके, मतलब सर का नोट्स को आप अच्छे से पी लिया आपने, उसके बाद सीधा क्वेश्चन बैंक पे उतर गए जी और सर। क्वेश्चन बैंक का सेट जो है लगाना स्टार्ट कर जी दिया, राइट? और जी, रीजनिंग के उससे लिए भी अच्छा हो क्लास गया। ज्वाइन किए जी थे, सर। रीजनिंग के लिए और जीके/जीएस के लिए? स्टार्टिंग में बैंक के पर्पज से गए थे, तो बीएससी एकेडमी ज्वाइन किया हुआ था। तो बीएससी एकेडमी में रीजनिंग और बैंकिंग लेवल का मैथ भी हो गया, और इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं हो पाया था उस समय, इसलिए फिर से रमेश शर्मा सर के पास ज्वाइन करना पड़ा था। ओके, मतलब रीजनिंग के लिए आप तो बीएससी एकेडमी बैंकिंग का जब ज्वाइन तैयारी किए? हो गया। जी सर। जी जी सर। जी। जी सर, और बैंकिंग लेवल का जब रीजनिंग हो गया तो एसएससी बहुत इजी लगने लगा। हाँ, मतलब एक और मैसेज है दोस्तों आपके लिए कि अगर रीजनिंग आप बैंकिंग लेवल का कर लेते हैं तो लगता है कि किसी भी एग्जाम में फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो बैंकिंग का तो आप कर ही रहे हैं, एसएससी का कोई भी एग्जाम होगा तो वो ऑब्वियसली बैंकिंग से जो है थोड़ा लो ही रहता है रीजनिंग। तो अगर आप बैंकिंग का रीजनिंग तैयारी कर लेते हैं, अपने आप को उसके हिसाब से तैयारी करते हैं, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब समझते हैं कि जो सबसे अहम पार्ट है उसका नाम है जीके/जीएस। और जीके/जीएस आजकल हर एक बच्चों का जो है बहुत ही वीक ही रहता है। आपका जीके/जीएस कैसा था और उसको उसकी तैयारी यस कैसे किया? सर, जीके/जीएस तो स्टार्टिंग में तो लिसेंट से ही देव नहीं हो पाया, जिससे कि कम से कम 35 आ जाए उस लोग में, 20-30 के आसपास रहता था मेरा जीके/जीएस। ओके, मतलब जीके/जीएस के लिए आपने लुसेंट की जो बुक है उसको अच्छे से पढ़ा था। जी सर। तो कहते हैं कि लुसेंट की बुक जो है वो तो वन लाइनर है, फैक्ट है, उसको मगअप कैसे किए, याद कैसे किए, कैसे रट्टा मारे? रट्टा तो नहीं, उसको 3-4 बार पढ़ने से माइंड में आने लगा सब चीज। ओके, मतलब एक और और मैसेज रट्टा है मारने से तो भूल कि जाता है कुछ भी। 3-4 बार जो है आपको लुसेंट पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि सिर्फ एक बार पढ़ लूंगा तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इससे पहले वाले इंटरव्यू में भी या जो भी आप देख रहे हैं,
कि जिन्होंने भी लुसेंट से किया है वो 3-4 बार कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसा कि प्रभाकर जी बता रहे हैं। प्रभाकर जी, एक चीज और लोगों के दिमाग में आता है स्टेनो को लेके कि जब हम स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो तो स्टेनो जैसे मान लीजिए मुझे सीखना है, आज मैं स्टार्ट करूंगा सीखना, तो उसके लिए कितना समय जो है वो पर्याप्त होता है? इसके लिए 6 महीना अगर सिर्फ स्टेनो अगर किया जाए तो पर्याप्त है। 6 महीना अगर हम स्टेनो को दे दें, कम से कम 2 महीना लग जाएगा। ओके, मतलब कम से कम 2 महीना हो गया सीखने के लिए, काफी है। और बाकी का 4 महीना हो गया स्पीड बढ़ाने के 4 लिए, महीना प्रैक्टिस के लिए। तो स्टेनो स्पीड बनाने, प्रैक्टिस, एक्यूरेसी जो होता है। ओके, स्टेनो में देखा मैंने कहीं कहीं लिखा हुआ है कि वो हिंदी में आपको टाइपिंग करना है या इंग्लिश में करना है, तो आपने किस में टाइपिंग किया था? मैंने तो इंग्लिश लिया था, इसमें 2 होता है, हिंदी और इंग्लिश। ये अपने अनुसार से चूज कर सकते हैं, जिसका हिंदी सही है तो वो हिंदी ले लेते हैं, और जिसका इंग्लिश में कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह सब ज्यादा नहीं होता है तो इंग्लिश भी अच्छा है। ओके ओके। तो जैसे आपका ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट हुआ था, ठीक है, तो स्टेनो के ऊपर पूरी तरह से फोकस आप कब से हुए थे? कौन से साल से आपने सोचा कि अब स्टेनो तो हमको निकालना ही है? मतलब कितना समय था उस समय? और प्रीलिम्स जो इसका जो स्टेनो का जो एक एग्जाम होता है उसके लिए कितना समय आपको ने पूरी तरह से झोंक दिया था? 2017 से स्टार्टिंग किया था, जनवरी से ही। और 2017 का भी जो रिटर्न दिए थे उसमें क्वालिफाई थे, उसका स्किल भी दिए थे। तो फर्स्ट स्किल तो नहीं हो पाया, ये 2018 वाला फिट दिया उसमें क्वालिफाई किया, तो 2 साल तो हो गया स्किल के टाइम। ओके, मतलब 2 साल जो है, नवंबर 2019 में हुआ था। 2 साल का समय लगा आपको, जब 2017 में आपने स्टार्ट किया और 2019 का आपका जो ये एग्जाम है वो 2019 में हुआ था, करेक्ट? जी सर, तो नवंबर में। यस सर। 2017 का भी एग्जाम दिए थे आप, 2018 का भी एग्जाम दिए थे जो कि 19 में हुआ था, तो 18 वाले में आपको सिलेक्शन हुआ है और आप जो है ग्रेड डी, इसमें जो ग्रेड डी है उसमें आप क्वालिफाई हुए, ठीक है? यस सर। ओके। दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि ग्रेड डी जो है वो ग्रुप डी नहीं है, ये ध्यान रखना है। जो सरकारी नौकरी में ग्रुप ए होता है, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, लोग कंफ्यूज करते हैं कि उसको ग्रेड डी समझ लेते हैं। यहाँ पर ग्रेड डी नहीं है, सॉरी ग्रुप डी नहीं है, दिस इज ग्रुप ग्रेड डी। मतलब 2 एग्जाम एक ही होता है प्रभाकर जी, ग्रेड सी का हो या फिर ग्रेड डी का हो, एक ही एग्जाम से होता है सिलेक्शन। जी सर। जी, उसमें स्किल में अंतर होता है। स्किल में ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड पर मिनट रहता है, और 80 वर्ड पर मिनट ग्रेड डी के लिए रहता है। तो ग्रेड डी जो होता है ग्रुप सी लेवल होता है, और ग्रेड सी होता है वो ग्रुप डी लेवल होता है। हाँ, मतलब एक बहुत बड़ा इसमें मौका है कि अगर मैथ्स आपको नहीं आ रहा है तो भी आप 4600 ग्रेड पेपर जो है आप इस एग्जाम से जा सकते हैं, जहां पर कि ग्रेड सी जो है उसका जो ग्रेड पे है वो 4600 ग्रेड पे है। मतलब इंस्पेक्टर का जो ग्रेड पे होता है सीजीएल में, चाहे वो असिस्टेंट का हो, एएसओ का हो, चाहे वो प्रिवेंटिव ऑफिसर का हो, एग्जामिनर का हो, उन सबों के बराबर स्टेनो में भी अगर आप ग्रेड सी में लगते हैं तो सेम सैलरी आपको मिल सकती है। करेक्ट प्रभाकर जी, मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। और जो इनकम टैक्स में टीए होता है वो स्टेनो ग्रेड डी से जो मेरा हुआ है उसके बराबर हो गया, 24 ग्रेड पे। जी जी बिल्कुल। तो अभी आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो आपने बताया कि आपका 400 समथिंग रैंक है, राइट? कितना रैंक है आपका और कितने मार्क्स आपने लाए थे रिटर्न में? 443 रैंक आया था ऑल इंडिया रैंक, और मार्क्स 147.25। 147.25, मतलब 200 में अगर 150 नंबर किसी का आता है तो वो एक तरह से सेफ जोन में माना जाएगा, करेक्ट? यस। ओके। और जो रैंक है आपका 443 है ऑल इंडिया रैंक, और आपको इनकम टैक्स मिला हुआ है, डिपार्टमेंट जो है वो इनकम टैक्स अलॉट हुआ है, राइट? यस सर। ओके। आपने क्या क्या प्रेफरेंस दिया हुआ है जोन के लिए? कौन सा जोन आपने ऊपर रखा है, कौन सा नीचे रखा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए।
प्रेफरेंस में तो बिहार से हूँ, तो नॉर्थ जोन पहले दिया हूँ। नॉर्थ जोन में जैसे कोलकाता हो गया, चंडीगढ़ हो गया, भोपाल हो गया, मुंबई हो गया। इसके बाद साउथ जोन स्टार्ट होता है, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, यही सब था। ओके, तो पहला चॉइस है आपका कोलकाता जोन। यस। कोलकाता जोन आपको मिल जाएगा। पटना हमारी वैकेंसी नहीं था इस बार। ओके, पटना में वैकेंसी नहीं था, नहीं तो फिर पटना आप रख सकते थे, जी सर। राइट। अच्छा, ये जो तैयारी किए थे, इसमें इसमें YouTube का कोई योगदान है क्या? YouTube से कुछ आपने सीखा था क्या, किसी के चैनल से? यूट्यूब में कभी कभी देखता था, क्योंकि उस समय मोबाइल भी बड़ा वाला नहीं था, छोटा मोबाइल लगता था उस समय। ओके, मतलब आपके पास स्मार्टफोन भी नहीं था। यूट्यूब का तो उतना योगदान नहीं कर सकते। हाँ, मतलब स्मार्टफोन नहीं था तो ऑब्वियस है, और यूट्यूब का यूज ज्यादा आप नहीं कर पाए होंगे। और जो भी कोचिंग वगैरह आपने किया है वो सब ऑफलाइन वाला किया है, क्लासरूम वाला किया है, करेक्ट? जी सर। जी सर। अच्छा, ये जो आपने यस। टेस्ट लगाना स्टार्ट किया था, मॉक टेस्ट, वो कब से लगाना स्टार्ट किया था और कितने मॉक लगा लिए थे एग्जाम से पहले? मॉक टेस्ट तो 100 तो हो ही गए होंगे, क्योंकि गेम पब्लिकेशन में 30 के आसपास रहता है। इसके बाद टेस्ट सीरीज का लिया था, वो भी लगाया था मैंने। ओके, मतलब 100 के आसपास जो है आपने मॉक लगा लिया था एग्जाम देने से पहले। यस सर। अब मॉक में कैसे कैसे मार्क्स आए थे? जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि पहला मॉक लगाए और एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए, तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा था क्या? जी, मेरे साथ भी ऑब्वियस है, ये होता है। मॉक टेस्ट थोड़ा सा लेवल हाई रखता है एग्जाम से। जी। मेरा नंबर पहली बार तो 110 के आसपास था। 110, 120, 130 के आसपास में रेंज कर रहा था मेरा मॉक टेस्ट में। उसके बाद जब एग्जाम टाइम आया, उस टाइम 140 तक ले गया था। ओके, 140 के आसपास भी मॉक में आपको आने लगा था, राइट? जी सर। आप अकेले तैयारी कर रहे थे या ग्रुप में तैयारी करते थे? 2-3 लोग मिलके तैयारी करते थे या फिर अकेले सेट लगाते थे? अकेले ही लगाता था, ग्रुप में तो नहीं कर रहे थे। ग्रुप में स्टेनो सेट कर रहे थे। ओके, ग्रुप में स्टेनो के लिए आप तैयारी ये कर रहे थे। जी सर। ओके, उसमें समझ में आता था कि किसका क्या स्पीड है, उस हिसाब से अपने को इम्प्रूव करना है स्टेनो के लिए, ठीक है? जी, साथ में जब लिखते हैं ना तो थोड़ा अच्छा लगता है स्टेनो में। और हाँ, ग्रुप जैसे में माइक कोई ले लिए, जी जी, ग्रुप में, और कोई साउंड बॉक्स ले लिया और वो बजा के सब लोग साथ में लिखते थे। और जैसे हम पढ़े तो वो सुनते हैं, और जो जब वो पढ़ते हैं, दूसरा लड़का पढ़ता है, फिर तीसरा को सुनते हैं। ऐसे में इम्प्रूवमेंट होता है कि किसका कितना एरर हुआ, और सुधार भी करना होता है उसमें। अच्छा, अब आगे का क्या प्लान है आपका? जैसे अभी तो आपकी उम्र देखने से ही बहुत कम लग रही है, 20-22 साल के आप लग रहे हैं, तो अभी तो उम्र आपके पास बहुत है, एज बहुत है, तो आगे आप क्या प्लान कर रहे हैं? ये जॉब ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे? सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना है, जैसे बीपीएससी हो गया बिहार के लिए, फिर जितने भी स्टेट पीसीएस हो गया या यूपीएससी हो गया। तो सिविल सर्विस सबसे पहले जीएस स्ट्रॉन्ग करना है, और उसके बाद जो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करना है। ओके, बहुत बढ़िया। मतलब प्रभाकर जी का जो एम है, बस यहाँ से यूपीएससी की तरफ ये मूव करेंगे। अभी एसएससी को मेरे ख्याल से अब फुल स्टॉप लगाएंगे। एसएससी का हो गया जितना करना था, अब यहाँ से यूपीएससी की तरफ रुख करेंगे, करेक्ट प्रभाकर जी? जी सर। और ऐसे भी जैसे एसएससी का अगर सीजल का अगर तैयारी किया जाए तो स्टेनोग्राफर जैसे 24 ग्रेड पे, इसमें भी 3 साल बाद डिपार्टमेंटल देके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना जा सकता है। जी, तो एसएससी की तैयारी करने में कोई फायदा नहीं लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा एक वीडियो है स्टेनो के ऊपर, मेरे ख्याल से अभी तो डिलीट हो गया होगा चैनल हैक होने के बाद। उसमें मैंने बताया था कि स्टेनो में क्या होता है कि आपको टाइम मिलता है, जब आप जॉब में जाएंगे तो आपके पास अच्छा खासा समय रहेगा जिसको आप अपने एग्जाम में लगा सकते हैं। नॉर्मली इंस्पेक्टर ग्रेड में क्या होता है, समय नहीं मिलता है और वहां पर समय की जो है आपको पाबंदी रहती है। लेकिन स्टेनो वाले जॉब में क्या है कि आपको जो है आराम से समय मिलता है पढ़ने के लिए। आप अगर चाहें तो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और यूपीएससी भी क्रैक किया जा सकता है इस जॉब में रहकर। चलिए, लास्ट एक क्वेश्चन है कि हमारा जो चैनल है आगाज योर जर्नी,
ये आप कब से फॉलो कर रहे हैं और कैसे मिला आपको ये लिंक? लगभग 2-3 महीने पहले से फॉलो कर रहे हैं। जब आप जॉब प्रोफाइल के बारे में बता रहे थे कि किस जॉब प्रोफाइल का कैसा सीन है, तो देखा इनकम टैक्स से चूंकि जाना है इसमें, तो इसके बारे में आप बराबर बता रहे थे, तो फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। ओके, 3-4 महीने से मतलब आप जो है मेरे व्यूअर हैं। जी सर। चलिए, खैर लास्ट क्वेश्चन है कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट है, जो स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि आपके तरह ही ग्रेड सी और ग्रेड डी में जाने के लिए, उनके लिए एक रोड मैप आप थोड़ा सा बता दीजिए कि 1 साल का क्या रहना चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए? 1 साल के रणनीति में जो है, सबसे पहले रिटर्न इसका मायने रखता है, क्योंकि रिटर्न भी कट ऑफ ज्यादा जाने लगा है। तो उसके लिए इंग्लिश सबसे इम्पोर्टेंट रोल करता है। तो इंग्लिश के लिए क्लास ज्वाइन करें, या अगर ऑफलाइन नहीं कर पाते तो ऑनलाइन भी अब सुविधा अच्छा खासा हो गया है। तो क्लास करते रहें, और उसके बाद एमबी का सेट होता है, तो वो लगाते रहिए। इससे आपका इंग्लिश इम्प्रूवमेंट अच्छा हो जाएगा। फिर रीजनिंग, तो रीजनिंग आप सेट बनाने से भी कर सकते हैं। अगर क्लास एक बार कर लिए तो उसका भी क्लास से ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में बहुत सारा चैनल है जो पूरा प्लेलिस्ट में पूरा सब्जेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट का। और जीके जीएस क्वेश्चन अगर 3-4 बार पढ़ लेते हैं तो आपका अच्छा हो जाएगा। और यही 3 सब्जेक्ट तो रहता ही है, मैथ को तो ध्यान देना है। ओके, मतलब जो रिटन टेस्ट है उसको आप साइड से चलते रहिए और स्टेनो की भी तैयारी साथ में कर सकते हैं, या पहले स्टेनो सीख लिया जाए फिर रिटन करेंगे? कौन सा रणनीति ठीक रहेगा? नहीं, साथ में करे वो सही रहेगा, क्योंकि साथ में अगर 2 घंटा स्टेनो डेली करते रहे और लिखने की तैयारी करते रहे तो 1 साल में आराम से हो जाएगा साथ में। ओके, मतलब साथ में भी आप तैयारी कर सकते हैं। जो 3 सेक्शन है उस तीनों सेक्शन को भी आप तैयार कीजिए, और साथ में स्टेनो की भी जो है आप क्लासेस लगा लीजिए, उसकी प्रैक्टिस चलता रहेगा आपका, और साथ में रिटन भी आपका चलता रहेगा। मतलब अगर 1 साल ठान लिया जाए तो प्रभाकर जी बता रहे हैं कि 1 साल में स्टेनो की जो एग्जाम है वो आप बखूबी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है प्रभाकर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई और मैसेज देना चाहेंगे, 1 लाइन मैसेज? मैसेज तो ये है कि मेहनत करने से कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। कोई भी चीज अगर करना हो तो मेहनत करते रहिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत वर्क बढ़िया, हार्ड एंड स्मार्ट। बहुत बढ़िया। मेहनत करते रहिए, मेहनत का जो है अल्टीमेट रिजल्ट है, और मेहनत से ही सब कुछ पाया जा सकता है। इसी के साथ प्रभाकर जी से हम लोग विदाई लेते हैं। चलिए प्रभाकर जी, बहुत अच्छा लगा बात करके। हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जॉब ज्वाइन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग जो है इंटरव्यू लेंगे आपका, कि जॉब में जो है आखिर क्या है, अंदर जाने के बाद पता चलता है कि क्या है माजरा। तो वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो बताइएगा हम लोगों को, ठीक है? थैंक यू सर। ये थे प्रभाकर कुमार जी, मधुबनी बिहार के रहने वाले। हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया और पटना आके तैयारी किया, और अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में स्टेनो के रूप में ग्रेड डी का जॉब इनको मिला है, जो कि 2400 ग्रेड पे का होता है। और महज 2 साल की तैयारी रही है इनकी, बहुत कड़ी मेहनत किया है इन्होंने, और उसके बाद उनको ये सफलता मिली है। अगले इंटरव्यू में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस पोस्ट से रिलेटेड आप सक्सेस स्टोरी जानना चाहते हैं, और ये जो एपिसोड है, ये जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, ये आपको कैसा लग रहा है, और इसमें कुछ सुझाव है तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। आप मेल भी कर सकते हैं, और जो टेलीग्राम चैनल है आगाज़ योर जर्नी, उस पर भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके फैमिली में, जिनको भी आपको लगता है कि ये स्टोरी ज़रूर उनको देखना चाहिए, उनको शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे, मेरे ख्याल से, मैं भूल जाता हूँ अक्सर। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है, एक मनोबल बढ़ता है, और अगला इंटरव्यू के लिए जो है हम तैयार हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू वेरी मच।